नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस जो लेक्चर में हम लोग जो सोल्व करने वाले हैं प्रश्न, वो जो चैप्टर जो संबंध रखता है वो है जनरेशन से, ट्रांसमिशन से एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। बेसिकली तीनों चैप्टर से जो मिली जुली प्रश्न है वो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस टेस्ट सोल्यूशन नंबर 1 है। अगला है 400 किलो वोल्ट के विद्युत पावर को पावर प्लांट से ग्रिड सब स्टेशन लाना क्या कहलाता है? ठीक है, 400 किलो वोल्ट के विद्युत पावर को पावर प्लांट कहाँ क्या होता है, जिसको बोला जाता है पावर हाउस भी बोला जाता है, पावर हाउस से ग्रिड तक, क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, यहाँ पे जनरेट हुआ कितना 11 केवी, पावर हाउस में कितना जनरेट होता है, और इसको कर रहा है ग्रिड तक, जो आसपास में जो ग्रिड है वहां तक इसको करना है कितना 132 में। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ ट्रांसमिट किया गया उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन। देखिए हम लोग यहाँ पहले बात भी कर चुके हैं, 11 केवी टू 132 को क्या बोला जाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी क्या हो गया? 132 से मतलब 100 वही हो गया 132 या 220 से 33 तक, फिर 33 से 11 हो जाएगा जो सेकेंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्या 11 से 440। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। एसी का सतह प्रवाह किन कारणों पर निर्भर करता है? सतह प्रवाह मतलब होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, आप थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, स्किन इफेक्ट बहुत आसानी से समझाया गया है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइन में एक प्रकार का इफेक्ट होता है जो स्किन इफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है ना, जो मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, तो इसमें जो जैसी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसका जितना भी करंट है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, इसके बाहरी सतह पे आ जाता है, बाहरी सतह पे, सेंटर में नहीं रहता। मान लीजिए ये है, सारा जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर में आ जाएगा, ऐसे करके फ्लो होने लगेगा। तो एक प्रकार का ये प्रभाव है, किसमें होता है? ये ट्रांसमिशन लाइन पे होता है। तो किस किस चीज पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे, चालक का व्यास पे, और उसकी आकृति पे, कैसा आकृति है। मान लीजिए हो सकता है चालक गोल है, चालक ऐसा है, या चालक ऐसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डी। इस सभी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी, चालक का व्यास पे भी, और चालक की आकृति पे भी डिपेंड करता है। कौन सा? स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, वो बाहरी सतह पे होने पर लगता है, पूरी सभी जगह होना चाहिए। मान लीजिए ये है कंडक्टर, तो सभी जगह होना चाहिए, लेकिन होने लगता है सिर्फ बाहरी सतह पे। कहाँ पे होने लगता है? बाहरी सतह पे। ठीक है, किस में होता है? ये ट्रांसमिशन में होता है। ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज जब ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं उसमें होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है डी। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? एसी में जो एसी ट्रांसमिशन जब हम लोग करते हैं, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन करते हैं, तो एक उसमें इफेक्ट है कोरोना इफेक्ट, जिसको बोला जाता है। कोरोना इफेक्ट में क्या होता है ना, कि जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर रात में जो है ना थोड़ा चमकने लगता है, हल्का सा चमकने लगेगा, और देखिएगा साउंड निकलता है, ऐसा करके साउंड निकलते रहता है। उसको बोला जाता है, वो किस कारण से होता है? कोरोना इफेक्ट के कारण होता है। और उसमें एक इफेक्ट में जो एक उसका समझिए खासियत है कि ओजोन गैस भी निकालता है वो। ठीक है, इसका आंसर है सी। किस कारण से होता है? कोरोना इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, स्किन इफेक्ट अभी हम लोग देख लिए। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि सारा जो इलेक्ट्रॉन है उस स्किन पे आ जाता है, बाहरी सतह पे आ जाता है। ठीक है, कोरोना इफेक्ट भी हम लोग समझ लिए। चलिए अगर आप विस्तार से देखना चाह रहे हैं तो आप ये जो तीनों का जो टॉपिक है ना, इसको कवर किया गया थ्योरी वाला वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उसको। चलिए अगला फिर हम टिक लगा कर रखें, क्योंकि इसको भी आपको याद करना है, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु का दबाव कितना होना चाहिए? 50 से 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टेप डाउन ट्रांसमिशन उपकेंद्र वैद्युतिक ग्रिड में पर स्थित होता है।
देखिए हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कितना कर रहे हैं 11, 11 को क्या बना रहे हैं 132 या 220 या इतना, फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सब ट्रांसमिशन का पार्ट है, ठीक है। अब क्या है, अब हम यहाँ 132 को बनाते हैं क्या 33, फिर 33 को क्या करते हैं बनाते हैं 11 kb, फिर 11 kb को क्या बनाते हैं 220 kb, जो कि यहाँ जनरेट हुआ और यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके बीच में इतना सारा प्रक्रिया हुआ, इतना सारा प्रक्रिया हुआ, ठीक है। कितना प्रक्रिया हुआ, ये जनरेट हुआ, ये हमारा घर है, और इसमें जो प्रक्रिया हुआ वो देखिए इतना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। अब हम चलिए मेन प्रश्न में चलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसमिशन उपकेंद्र वैद्युतिक ग्रिड में पर स्थित होता है, तो इसका आंसर है स्विचिंग पॉइंट पे। कहां पे स्थित होता है, स्विचिंग पॉइंट पे। स्टेप डाउन ट्रांसमिशन उपकेंद्र वैद्युतिक ग्रिड में पर स्थित होता है, कहां पे स्थित होता है, स्विचिंग पॉइंट पर स्थित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा गैसीय ईंधन का गुण नहीं है। गैसीय ईंधन जैसे गैस कौन कौन सा हो गया, एलपीजी हो गया, मतलब जो भी गैसीय ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका जो गुण नहीं है, तो सुगम परिवहन ये तो गुण है इसका, उच्च कैलोरी मान ये भी गुण है, निम्न ज्वलनशील नहीं, इसका ज्वलनशील जो है अच्छा होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या कर गुण नहीं है, गुण नहीं है, निम्न ज्वलनशील होगा, ये गुण नहीं है, मतलब यही है इसका आंसर है इसका सी, ठीक है। मतलब जो गैसीय ईंधन होता है, जैसे मान के चलिए एलपीजी गैसीय ईंधन है, तो उसका क्या निम्न ज्वलनशील होता है, क्या कौन सा गुण है उसका, गुण यही है कि ज्वलनशील जो होता है मतलब उच्च ज्वलनशील होता है, ठीक है। एलपीजी का जो ज्वलनशील होता है उच्च होता है, मतलब जो गैसीय ईंधन होता है तो ज्वलनशीलता अच्छी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है गुण नहीं है, तो इसका जो आंसर है सी, निम्न ज्वलनशील। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, टाइडल पावर प्लांट, या मान के चलिए आप जो नदी से पानी बह रहा है उसमें भी जो एनर्जी है वो भी क्या है, अपारंपरिक है। अपारंपरिक क्या होता है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत है जिसको आप एक बार इस्तेमाल कर लिए उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोयला जल गया तो उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेट्रोल जल गया तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्राकृतिक गैस जला तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या ऐसा समझिए कि इसका लिमिटेड स्रोत है, लिमिटेड स्रोत है। लिमिटेड स्रोत कैसे, कोयला का लिमिटेड स्रोत है, पेट्रोल का लिमिटेड स्रोत है, प्राकृतिक गैस है उस भी प्राकृतिक में लिमिट है, कभी न कभी खत्म हो जाएगा। ये जो इसका आंसर है ना, आंसर है इसका डी, ये सभी जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। अब है 21 नंबर, डीसी की अपेक्षा एसी पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ है। डीसी की अपेक्षा एसी पारेषण मतलब एसी का ट्रांसमिशन जो हम लोग कर रहे हैं डीसी की तुलना में, उसका जो मुख्य लाभ है वो क्या है, तो इसका देखिए निम्न लागत पर पारेषण, मतलब जो एसी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं उसका जो लागत है निम्न होता है, सरल वोल्टेज ऑफ परिवर्तन, सरल वोल्टेज परिवर्तन है, मतलब हम चाहेंगे तो उसको स्टेप अप स्टेप डाउन अच्छी तरीका से कर सकते हैं, लेकिन डीसी का स्टेप अप डाउन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत होता है, और ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता क्योंकि डीसी पे इंडक्शन प्रिंसिपल नहीं होता है, ठीक है। ये हम कहीं एक विस्तार से लिए हैं, अब चाहें तो थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन पॉसिबल नहीं है डीसी पे, ठीक है। एसी पे स्टेप अप स्टेप डाउन पॉसिबल, इसलिए सरलता से वोल्टेज में परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं, और सरलता से इसको डीसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर लगा करके या बैटरी चार्जर लगा करके एसी को हम क्या कर सकते हैं, डीसी में बदल सकते हैं, डीसी में बदल सकते हैं, एसी वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, डीसी में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती, इसमें होता है ठोस।
ठोस ईंधन है उसमें विस्फोट होने की संभावना कम होती है, मतलब नहीं होती है। तो एकदम ऐसा नहीं कि नहीं है भाई। अब मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे आप देखते हैं बारूद जो होता है वो तो विस्फोटक होता है लेकिन कम होता है। द्रवीय जो होता है जैसे देखिए पेट्रोल है, क्या बोलते हैं डीजल है, ये सब क्या होता है विस्फोट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, गैस है जैसे एलपीजी गैस है विस्फोट, लेकिन ये जो ठोस वाला है ना इसका संभावना बहुत कम होता है, संभावना नहीं के बराबर होता है। अगला है 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को जो समाप्त करता है वो कैसे समाप्त करता है। अब आप पूछ रहे होंगे सर्किट ब्रेकर क्या है, तो अगर आपको सर्किट ब्रेकर जानना है तो आप थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सर्किट ब्रेकर बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, साथ में फिगर के साथ में समझाया हुआ है कि वो कैसे काम करता है, क्या रोल है, कैसे सर्किट को ओपन करता है, कैसे क्लोज करता है। तो थ्योरी वाला वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन हम अभी इस पे बात करते हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है जो सर्किट को ब्रेक करता है, जिसमें ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कैसा ऑयल होता है, तो अचालक तेल होता है, उसमें अचानक ऑयल होता है। ठीक है, कैसा होता है, अचालक ऑयल। ठीक है, अब हम बात करेंगे निर्वात का। तो निर्वात जिसमें होता है उसको बोला जाता है VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और इसको जो बोला जाता है ना SF6 CB बोला जाता है, उसको SF6 सर्किट ब्रेकर VCB बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ऑयल CB बोला जाता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में अचालक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसको, आर्क को समाप्त करने के लिए। इस आर्क जो बनता है उसके बीच में जब सर्किट डिस्कनेक्ट होता है तो आर्क क्रिएट होता है, उसको खत्म करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वात वाला में क्या इस्तेमाल किया जाता है, निर्वात इस्तेमाल किया जाता है। और SF6 वाला में SF6 गैस इस्तेमाल किया जाता है। हेक्सा SF6 का फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि SF6 का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट नाम क्या है। तो कंप्लीट नाम होता है इसका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। आप नोट कर सकते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इसका नाम होता है SF6 गैस का। चलिए आगे हम बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज प्रायः होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होती है, 33 होती है, 11 भी होती है। ठीक है, 3 और 22 भी होती है, 22 नहीं, ये नहीं होती, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये गलत है। 11 होती है, 33 होती है। अब एक देखिए ये भी है और ये भी है कह रहा है कितना, 2.4 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट। तो हम जानते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से शुरू हो जाता है 33 किलो वोल्ट से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। तो 33 किलो वोल्ट टू, यहाँ लिखा है 2.4, ये थोड़ा सा गलत है, ये अगर केवी में लिखेंगे ना तो हमारा 240 होता है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ होगा, ये एक्चुअली पॉइंट जो है ना यहाँ के जगह पे, देखिए यहाँ के जगह पे यहाँ हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये आप देखिएगा, मैं इसको आंसर में सुधार दूंगा। आंसर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर ये होगा 0, ऐसे समझिए इसको थोड़ा सा, इसका आंसर जो है आंसर है ए, लेकिन इसमें सुधार खाली रहेगा 0.24 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम 240 को किलो वोल्ट में लिखेंगे ना तो 2 से पहले दशमलव आएगा। ठीक है, 2 से पहले दशमलव आएगा, किलो वोल्ट टू 30, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज बोला जाता है। किससे, 33 से नीचे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के अंतर्गत आ जाता है। अगर ये आंसर नहीं रहता तो हमारा ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, लेकिन हमारा आंसर परफेक्ट यहाँ दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा ए इसका। चलिए नेक्स्ट है, पावर ग्रिड के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप करने का कार्य निम्न में से कौन उपकेंद्र करता है। पावर ग्रिड के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकेंद्र कार्य करता है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसको हम बता देते हैं, आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन उपकेंद्र क्या है, कलेक्टर उपकेंद्र क्या है, कन्वर्टर उपकेंद्र क्या है, स्विचिंग उपकेंद्र क्या है। ठीक है, ट्रांसमिशन उपकेंद्र जो होता है ना, वहां पे 132 से
33 kV होता है। ठीक है, 132 जब हम लिखते हैं ना तो उसका 220 भी मान सकते हैं, 440 भी मान सकते हैं, 660 भी मान सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन हम वोल्टेज जो होता है ना 132 को हम आगे तक ले जाते हैं, लेकिन इतना बाय इतना होता है। कलेक्टर जो होता है ना 11 टू 132 होता है, जहाँ कलेक्टर उपकेंद्र होता है 11 टू 132 होता है। और कन्वर्टर जो होता है ना, कन्वर्टर उपकेंद्र जो होता है ना, वो सोलर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। जो कन्वर्टर इन्वर्टर उपकेंद्र होता है, कन्वर्टर सब स्टेशन होता है, वो किस में होता है, डीसी में। डीसी जहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको डीसी को एसी में इस्तेमाल करना होता है। जब हम सोलर पावर प्लांट से डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं तो जो हम घर में सप्लाई करते हैं वो एसी करते हैं, तो इस उपकेंद्र पर क्या किया जाता है, इसको डीसी से एसी में बदला जाता है, क्योंकि हमारा घर पे क्या होता है, एसी की जरूरत होता है। ठीक है, अब हम इसको स्विचिंग समझते हैं। स्विचिंग उपकेंद्र क्या होता है ना, जितना भी सब स्टेशन है उसमें स्विचिंग सब स्टेशन होता है। क्यों कि भाई स्विच तो करना है ना, वोल्टेज को काटना है, बढ़ाना है, घटाना है, जोड़ना है, तो स्विचिंग उपकेंद्र सभी में होता है। जितना भी सब स्टेशन होता है सभी में स्विचिंग उपकेंद्र होता है, इस ये होता है ऑल में। ठीक है, अब हम प्रश्न पे चलते हैं। पावर ग्रिड के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए कौन सा उपकेंद्र का होता है? स्टेप अप कहाँ पे हो रहा है, देखिए तो 132 को 33 में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये 11 को कितना कर रहे हैं, 132 में कर रहे हैं, तो यही तो आप हो रहा है ना। सिर्फ आप कौन हो रहा है, 11 से 132 जब हम कर रहे हैं, जहां पे हम जनरेट करते हैं वो 11 के भी करते हैं और उसको क्या करते हैं 132, उसको सब स्टेशन को क्या बोलते हैं, कलेक्टर उपकेंद्र बोलते हैं। जहां पे 11 केवी को 132 किया जाता है, मतलब स्टेप अप किया जाता है। 11 केवी को जब हम बढ़ा कर 132 कर रहे हैं या 220 कर रहे हैं या 440 कर रहे हैं, तो उसको स्टेप अप ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो स्टेप अप जहां हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर उपकेंद्र बोलते हैं। पावर ग्रिड के ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए कार्य निम्न में से कौन उपकेंद्र करता है, तो ये होता है कलेक्टर उपकेंद्र करता है। कहाँ पे होता है, जहां पे पावर हाउस होता है ना, पावर जनरेट होता है, वहीं पे वो सब स्टेशन बनाया हुआ होता है। क्यों होता बनाया जाता है, स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज को। ठीक है, इसका आंसर है बी। और आज का आपका 25 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट इस वीडियो का उठा सके। और हम जो है ITI डिप्लोमा के बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, बेहतर कोशिश कर रहे हैं, काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो पे कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और जो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो उस पर भी फीडबैक आप दे सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो जितना भी ITI डिप्लोमा संबंधित वैकेंसी आता है वो अपडेट होते रहता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आज हम यहीं समाप्त करते हैं इस लेक्चर को।